दोस्तों पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम करवाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो आपका दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और आपको बता दें कि आप मेजर 6 का एग्जाम दिए होंगे, वहाँ आप देखें कि क्वेश्चन तो पूछा गया था जो हम बताए थे, लेकिन सेम नहीं पूछा गया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं वो आपको समझ के जाना पड़ेगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, तभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। समझ के जाइए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे आप लिख पाएँ। क्वेश्चन सेम नहीं पूछता है, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। एक और क्वेश्चन है कांग्रेस से संबंधित, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट हम बना दें तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी प्रस्तावना को हम लोग समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हर सेमेस्टर में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अच्छे से हर सेमेस्टर में तैयारी कर सके। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। समझते हैं इसकी प्रस्तावना को। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, मतलब अंग्रेज जमाना का, जब भारत आज़ाद भी नहीं होता उसी टाइम इसका गठन हुआ था 1885 में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य अग्रणीय दल रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, इसका गठन कैसे हुआ था, सब कुछ हम बता रखे हैं। जिस वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं कि उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसमें डिटेल में बताया है, ठीक है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि आज भी यह दल भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है, और आज भी ये जो दल है वो भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता है। कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना और उसका बदलता स्वरूप भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो कांग्रेस का संगठनात्मक संरचना है, किस तरह से इसका संगठन बनाया गया, इसका संरचना किस तरह से है, और इसका जो बदल रहा स्वरूप है, जो उस टाइम कैसा था 1885 से किस तरह से, उसके बाद का स्वरूप किस तरह से, और आज के टाइम में इसका स्वरूप किस तरह से बदल गया है, यह भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की समझ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो एक हमारा छोटा सा प्रस्तावना हो गया, इसको लिख करके आप आंसर का शुरुआत करेंगे एग्जाम में। आगे हम देखेंगे संगठनात्मक संरचना को, कि ये जो कांग्रेस है उसका संगठन किस तरह से, इसका संरचना किस तरह से। संरचना किस तरह से, किसी भी पार्टी का संरचना कैसे होता है, पहले होता है जो जमीनी स्तर है, जैसे गांव मोहल्ला हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है, पंचायत हो गया। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पार्टी का कुछ इकाई, जो लोग पार्टी के सपोर्ट के लिए सीधा लोगों से मिलते हैं। और जब वोटिंग का टाइम होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो यही लोग आपको उस पार्टी को वोट देने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव में कोई बीजेपी का आदमी रहता है जो बोलता है कि बीजेपी का सपोर्टर है, जब चुनाव आता है तो वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करता है गांव मोहल्ला में। कांग्रेस का उसी तरह से रहता है, जो और पार्टी उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आपको गाँव में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी के बारे में कहा जाए, जो प्राथमिक संगठन है वो लोग वही लोग हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना सबसे पहले स्थानीय स्तर पर शुरू होती है। सबसे पहले स्थानीय स्तर पर शुरू होती है। ग्राम, वार्ड और प्रखंड स्तर पर पार्टी की स्थानीय इकाइयां होती है। जो पार्टी का स्थानीय इकाई होता है, मतलब जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो संगठन बनाए हुए लोग रहते हैं कि ये ऑफिस किसका है, तो कांग्रेस का ऑफिस है। एक जानते हैं हम लोग, गांव में भी एक ऑफिस रहता है, प्रखंड में एक ऑफिस देखने को मिल जाएगा आपको, जो पंचायत है वहाँ पर भी कुछ लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो उस पार्टी का कार्यकर्ता लोग रहता है। ये इकाइयाँ जनता और पार्टी के बीच संपर्क का माध्यम है, और यही जो पार्टी है, जो इकाइयाँ हैं, ये पार्टी और जनता के बीच संपर्क का माध्यम होता है। कोई भी समस्या होता है तो उस पार्टी के माध्यम से आपके समस्याओं को सुलझाया जाता है। स्थानीय स्तर पर सक्रिय सदस्य चुनावों में जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। ये जो स्थानीय स्तर के सक्रिय सदस्य हैं, ये चुनावों में भी जनसंपर्क में भाग लेते हैं और साथ में संगठनात्मक कार्यों में भाग लेते हैं। पूरा अगर हम लोग बात करें तो जो गाँव स्तर में आप लोग देखते हैं, जो प्रखंड स्तर में देखते हैं, वो जो पार्टी रहता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता लोग रहता है, वही लोग ये सब काम करता है कि जब चुनाव आएगा तो आप लोग को कहेगा कि जाकर के उस पार्टी को वोट देना है। उसके लिए आपके गांव मोहल्ला में प्रचार प्रसार करेगा, और कोई भी समस्या आएगा तो बोलेगा कांग्रेस के द्वारा इसको निपटाया गया है, ठीक है। तो कोई भी पार्टी का जो लोग रहता है वो प्राथमिक संगठन के, जो आपके गाँव मोहल्ले में देखते हो वो प्राथमिक संगठन के लोग रहते हैं, वो प्राथमिक संगठन का इकाई होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे जिला और राज्य इकाइयाँ, जो जिला स्तर पर पार्टियाँ रहती है, जो जिला स्तर या फिर राज्य स्तर पर इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो संरचना इसका दूसरा जो है वो है जिला और राज्य इकाइयाँ। स्थानीय इकाइयों के ऊपर जिला और राज्य स्तर की इकाइयाँ होती हैं। जब गांव मोहल्ला से ऊपर जाएंगे तो आपको जिला स्तर मिलेगा, जिला से ऊपर जाएंगे तो आपको राज्य स्तर मिलेगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि स्थानीय इकाइयों के ऊपर जिला और राज्य स्तर की इकाइयाँ होती हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य कांग्रेस समिति होती है। प्रत्येक राज्य में क्या है, तो राज्य कांग्रेस समिति होती है। एक स्टेट कांग्रेस कमेटी होता है जो पूरे स्टेट के कांग्रेस की गतिविधियों को ध्यान रखता है। यह समिति राज्य स्तर पर नीति निर्माण, राज्य स्तर पर जो नीति निर्माण होता है, चुनावी रणनीति और संगठित निर्णयों में
निर्णायक भूमिका निभाती है। अब ये जो जिला या फिर राज्य स्तर पर कमेटी बनाया गया, ये पूरे जिला और राज्य स्तर पर जो भी गतिविधि होता है कांग्रेस के द्वारा या फिर जिस पार्टी का वहाँ पर कार्यकर्ता है या फिर जिस पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरे राज्य का पूरे जिले का वो ध्यान रखेगा कि क्या क्या गतिविधि हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया कैसी है, उसकी रणनीति क्या बनानी, ठीक है, सब कुछ का ध्यान ये रखेगा। दूसरा जो इसका संगठन संरचना है वो है राष्ट्रीय नेतृत्व, नेशनल लेवल पर। कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधान महासचिव, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। ये जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधान महासचिव है, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी की दिशा, नीति और चुनावी रणनीति तय करता है। ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो यहाँ पर लोग होंगे, जो नेशनल लेवल पर लोग होंगे इस पार्टी के, वो क्या करेंगे, तो पार्टी की दिशा तय करेंगे, नीति तय करेंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी वो तय करेंगे, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पार्टी के सांसद और विधायक भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं। जो लोकसभा या फिर जो राज्यसभा विधानसभाओं में पार्टी के सांसद जो होते हैं वो भी विधायक और जो विधायक होते हैं वो भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं, क्योंकि जो विधायक और सांसद होता है वो जमीनी स्तर पर जुड़े होते हैं, गांव से लोग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जिले से जुड़े हुए रहते हैं, एक प्रखंड से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पार्टी के सांसद और विधायक भी राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करते हैं। तो ये हमने तीसरा समझ लिया। आगे चौथा देख लेते हैं, विशेष अंग। इसके क्या क्या और विशेष अंग है, ठीक है। ये जो पार्टी है कांग्रेस का, इसके और क्या क्या विशेष अंग है। कांग्रेस के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष संगठनात्मक अंग होते हैं। कांग्रेस के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष संगठनात्मक अंग हैं, जैसे कि आपका हो गया कांग्रेस महिला संगठन, ये महिलाओं के लिए है। दूसरा हो गया आपका युवा कांग्रेस संगठन, जो युवाओं के लिए, ठीक है, जो युवाओं के बारे में बात करता है। तीसरा है कांग्रेस मजदूर संगठन और किसान संगठन, जो श्रमिक और किसान वर्ग के लिए बात करता है। और यही सब जो है, ये जो आप संगठन देख पा रहे हैं, ये सब जो संगठन है, ये जब चुनाव आता है तो अपने अपने स्तर पर काम करता है, ठीक है। महिला संगठन महिलाओं के वोट के लिए काम करेगा, जो मजदूर संगठन है वो मजदूरों के वोट के लिए काम करेगा, जो युवा संगठन है वो युवाओं से वोट पाने के लिए काम करेगा, ठीक है। इन अंगों के माध्यम से पार्टी समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचती है और उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। कोई भी पार्टी, अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ एक पार्टी बना दिए हैं और उसके बाद कोई हम लोग को जान ही नहीं रहा है, नेशनल लेवल पर हम एक पार्टी बना दिए हैं लेकिन वहाँ पर कोई जान नहीं, गांव में हम लोग को कोई पहचान है ही नहीं, इसीलिए गांव तक पहुँचाना जरूरी है। जब कोई पार्टी बनता है, मान लीजिए केंद्र पर पार्टी है तो ये स्टेट में कुछ पार्टियाँ बनाएंगे, ठीक है, स्टेट में कुछ कमेटी बनाएगा और उसके बाद ये जो स्टेट है वो जिला लेवल पर कमेटी बनाएगा, जिला लेवल पर कमेटी बना रहा है। उसके बाद ये जो जिला लेवल पर कमेटी है वो गांव, पंचायत, मोहल्ले में कमेटी बनवाएगा, वार्ड में, ठीक है। तो इस तरह से नेशनल लेवल तक पहुंचता है। डायरेक्ट आप यहाँ से सोचेंगे कि हम चुनाव जीत जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके नीचे आपको राज्य देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको जिला देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको प्रखंड देखने को मिलेगा, इसके नीचे आपको पंचायत, ये सब देखने को मिलता है। और इस तरह से जब चुनाव का टाइम आता है तो यहाँ से शुरू होता है वोट लेने का, यहाँ से तब जाकर के कोई वहाँ पर जाकर के सरकार बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलता है। इसीलिए जो संगठन बनाए गए हैं, यहाँ पर जो आप संगठन देखें वो उस चुनाव के टाइम में ये सब काम करता है। कांग्रेस महिला संगठन, महिलाओं से वोट लेने के लिए, कांग्रेस युवा संगठन, अनेक संगठन बनाए गए। क्यों बनाए गए? ताकि टाइम आने पर उनसे कनेक्ट किया जा सके और उनसे वोट प्राप्त किया जा सके, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदलते स्वरूप का विश्लेषण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बदलते स्वरूप का विश्लेषण, किस तरह से ये बदला है, जब ये इसका गठन हुआ था उसके बाद से लेकर आज तक का इसका क्या स्वरूप रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं बस आपको समझ के जाना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से तब अपने से भी लिख पाएंगे। इसमें जो पहला पॉइंट हुआ स्वतंत्रता संग्राम काल, उस टाइम का हम लोग बात करेंगे जब स्वतंत्रता का टाइम चल रहा था। 1885 से 1947 तक कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल था। उस टाइम जब 1850 में इसका गठन किया गया और 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ तब तक इसका जो स्वरूप था वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाला दल के रूप में हुआ था, ठीक है। कि ये जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करेगा, मतलब इसी के छत्र छाया में रहकर कोई भी आंदोलन किया जाएगा, इसी के छत्र छाया में रहकर कोई भी जो रखने का है तो वो रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि 1850 का नेतृत्व करने वाला था, ठीक है, करने वाला दल के रूप में हुआ। इस समय पार्टी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष करना और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना था। उस टाइम जब इसका गठन हुआ था और 1947 तक इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष करना, मतलब एकजुट होकर के पूरे देश में एकजुटता लाए और उसके साथ संघर्ष करे और भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करना। गांधी, नेहरू और पंडित मालवीय जैसे नेता निर्णायक भूमिका निभाते थे। इस टाइम के इस प्रमुख नेता रहे। हालांकि जो गांधी जी हैं वो बाद में जुड़े थे कांग्रेस से। संगठनात्मक ढांचा सरल था और निर्णय प्रक्रिया में नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक था।
क्या कहा गया कि संगठनात्मक ढांचा सरल था और निर्णय प्रक्रिया में नेताओं का व्यक्तिगत प्रभाव अधिक था। उस टाइम व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा लग रहा था देखने में। इस काल में पार्टी ने भारतवासियों को एकजुट करने, आंदोलन चलाने और स्वतंत्रता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। और उस टाइम क्या है, तो ये जो पार्टी है वो भारतवासियों को एकजुट करने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए, स्वतंत्रता की दिशा तय करने के लिए इसमें अहम भूमिका निभाया था। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो उस टाइम इसका उद्देश्य यही था कि जो भी देश के लोग हैं उसको एकजुट करना, उसके आधार पर जो कांग्रेस है उसके आधार पर उसके छत्रछाया में रह करके आंदोलन करना है, जो भी मांग है हमारा उसको रखना, अंग्रेजों को यहाँ से जाने के लिए बोलना। ठीक है, इन सारे कामों को करने का उद्देश्य रखा गया था। दूसरा जो इसका स्वरूप है वह स्वतंत्रता के बाद का स्वरूप। स्वतंत्रता के बाद इसका क्या बदलाव आया? 1947 के बाद कांग्रेस का स्वरूप बदलकर सरकार चलाने और नीति बनाने वाला दल बन गया। 1947 के बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस का स्वरूप है वो बदलकर सरकार चलाने और नीति बनाने वाला दल बन गया। मतलब ये सरकार बना लिया खुद से। अब इसे केवल आंदोलन का दल नहीं माना जाता, बल्कि इसे प्रशासन और विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ी। अब ये सिर्फ कोई आंदोलन चलाने के लिए दल नहीं रहा, बल्कि इसको अब प्रशासन और विकास में सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ी। संगठन अधिक केंद्रीकृत और पदानुक्रमित कर्मित हुआ ताकि राज्यों और केंद्रों में नीति एकरूपता बनी रहे। इस समय कांग्रेस को सत्ता और प्रशासन संभालने के लिए पेशेवर और व्यवस्थित नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। और इस समय क्या है, तो पेशेवर जो लोग थे, जो जानकार लोग थे, उनकी आवश्यकता पड़ी थी। व्यवस्थित नेतृत्व वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि नया नया गठन हुआ था इसका। 1850 में इसका गठन हुआ और 1947 तक तो ये सिर्फ इस उद्देश्यों पर काम करने लगा कि भारत को किस तरह से आज़ादी देना है। सिर्फ इन उद्देश्यों पर काम कर रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ, जब संविधान बना, ठीक है, तो उसके बाद से ये जो पार्टी है वो रूलिंग में आया, ये शासन में आया। और शासन किस तरह से चलाया जाता है इसके लिए, क्योंकि पहले से तो जानकारी नहीं था, पहले तो सब अपने अपने लिए जो भी इसका अध्यक्ष होता था वो सब कुछ देखता था। लेकिन जब इसका प्रधानमंत्री बनने लगा, इस पार्टी से कोई प्रधानमंत्री बनने लगा, सांसद बनने लगा, तो इसको संभालने के लिए, इसके प्रशासन को संभालने के लिए पेशेवर और व्यवस्थित नेतृत्व की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो तब इसमें और ज़्यादा लोग जोड़े। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो इसका स्वरूप है वो है नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति। नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अक्सर नेतृत्व केंद्रित दल रही। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अक्सर नेतृत्व केंद्रित दल रही। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पार्टी के निर्णय मुख्य रूप से इन नेताओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे। इन नेताओं के इर्द गिर्द केंद्रित थे, मतलब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इन्हीं से पूछ करके लिया जाएगा, या फिर यही लोग करें, क्योंकि यही लोग जो मुख्य लोग थे कांग्रेस के पार्टी के। ठीक है, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती थी, लेकिन पार्टी में आम सदस्यों की भागीदारी सीमित रह गई, क्योंकि इसको तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये परिवार वाला पार्टी है, जो परिवार वाला पार्टी, क्योंकि एक ही परिवार के लोग इसमें प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। नेतृत्व केंद्रित संरचना ने कई बार संगठन में आंतरिक विवाद और संघर्ष को जन्म दिया है। और नेतृत्व केंद्रित संरचना ने कई बार संगठन में आंतरिक विवाद और संघर्ष को जन्म दिया, क्योंकि बार बार आप ही के परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने, आप ही के परिवार के लोग अध्यक्ष बने, आप ही के परिवार के लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, ठीक है, बड़े बड़े मंत्री बने, तो इससे क्या है, तो आंतरिक विवाद भी देखने को मिलता है। चौथा जिसका स्वरूप है वो है आंतरिक लोकतंत्र और सुधार। आंतरिक लोकतंत्र और सुधार। 1990 के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। अपने संगठन में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कई सारे कदम उठाए। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव आयोजित किए जाने लगे। जो राज्य हो या फिर जो राष्ट्रीय स्तर पर या फिर स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव आयोजित किए जाने लगे, मतलब चुनाव होना शुरू किया गया इन सब के लिए, पदाधिकारी के लिए और जो स्थानीय स्तर है इनके लिए। ठीक है, इससे पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और नेताओं का चयन पारदर्शी हुआ। इससे क्या है, तो पार्टी में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका बढ़ावा मिला और नेताओं का चयन पारदर्शी हुआ। हालांकि कई बार वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव अभी भी निर्णायक बना रहता है। जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है, जो वरिष्ठ हैं, मतलब जो जानकार लोग हैं, जिसका उम्र हो गया है, जो तजुर्बे वाले लोग हैं, ठीक है, इस तरह से समझो, तजुर्बे वाले लोग हैं, उनका प्रभाव अभी भी निर्णायक बना रहता है। क्या था, जो उसके परिवार के लोग होते थे वही प्रधानमंत्री बनते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट होते, जो बड़े बड़े मंत्री वो उसी के परिवार के लोग बनते थे। उसके बाद क्या हुआ, तो चुन चुन के बनाने लगे, ठीक है, चुन चुन के बनाने लगे। ऐसा नहीं कि वोट नहीं होता था, वोट होता था, लेकिन बनाना किसको, ये बात तो वही लोग तय करेंगे ना, तो वही लोग अपने परिवार वाले लोगों को ही बना लेते थे। पांचवा जो पॉइंट है वो है क्षेत्रीय दलों और गठबंधन राजनीति का प्रभाव। जब क्षेत्रीय दल उभरे और जो गठबंधन है उसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसको समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय ने कांग्रेस को गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया। 1990 के बाद जब भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा तो कांग्रेस को गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ काम करने के लिए मजबूर किया गया। इसका मतलब है जो छोटे छोटे दल उभरे उसके साथ उसको काम करना पड़ा, उसके साथ गठबंधन करना पड़ा, क्योंकि वो लोग भी वोट ले जा रहे थे।
इस बदलते परिदृश्य में पार्टी ने निर्णय प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया और ये जो बदलता स्वरूप देखा गया, इसके कारण पार्टी ने, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने निर्णय प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाया। गठबंधन राजनीति ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रहने में मदद दी। गठबंधन राजनीति ने क्या किया, तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रहने में मदद दी। मतलब गठबंधन कर करके बहुत टाइम तक जो कांग्रेस है वो केंद्र सरकार पर स्थिर रहा। लेकिन संगठन में केंद्रीकृत शक्ति जो केंद्रीकृत शक्ति है, मतलब एक ही लोग के पास शक्ति जो है, और निर्णय लेने की सरलता पर असर पड़ा, और निर्णय लेने की जो सरलता है उस पर असर पड़ा। क्यों? क्योंकि गठबंधन था, वहाँ पर निर्णय लेने में थोड़ा सा सरलता को असर पड़ा। मतलब अब थोड़ा सा मजबूरी होने लगा कि निर्णय पूछ के लेना पड़ेगा। और जो केंद्रीकृत शक्ति, इस पर भी असर पड़ा, क्योंकि लोग सिर्फ उस टाइम सिर्फ जो एक ही परिवार का लोग है उसी को नेता बनाया जा रहा था, उसी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था। अब इसमें मुश्किल आने लगा। छठा जो पॉइंट हुआ डिजिटल और आधुनिक रणनीति। आज के समय में डिजिटल और आधुनिक रणनीति इसकी क्या है? हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग शुरू किया। हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग शुरू किया। युवा की भागीदारी, ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल सदस्यता अभियान से पार्टी का स्वरूप अब आधुनिक और जनसंपर्क उन्मुख बन गया है। इसके दौरान जो डिजिटल प्रचार प्रसार है वो हो रहा है, आधुनिक रणनीति का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इससे पार्टी का संदेश सीधे जनता तक पहुंचता है और चुनावी रणनीति प्रभावी बनती है। और जो चुनावी रणनीति प्रभावी बनती है, अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा दिखाया गया था कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और कई सारे नाम जो है वो फर्जी नाम है। तो इस तरह से वही बात इसमें कहा गया है कि डिजिटल और आधुनिक रणनीति का प्रचार प्रसार का माध्यम इसमें किया गया है, उसका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा निष्कर्ष हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। कांग्रेस का जो स्वरूप है वो समय के साथ बदलता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह आंदोलनकारी दल था। यह आंदोलनकारी दल था जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। स्वतंत्रता के बाद यह प्रशासन और नीति बनाने वाला दल बन गया। नेतृत्व केंद्रित प्रवृत्ति, आंतरिक लोकतंत्र के प्रयास, गठबंधन राजनीति और डिजिटल युग ने इसे एक और अधिक लचीला और आधुनिक बनाया। आज भी कांग्रेस भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय और बहुआयामी दल के रूप में सक्रिय है। और आज भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भारतीय राजनीति में एक राष्ट्रीय और बहुआयामी दल के रूप में सक्रिय है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।